नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो EORO और RS प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट किया था और इसमें हमने संसद स्टार्ट कर रखा था। संसद के अंदर हमने घटना चक्र पॉलिटी के अकॉर्डिंग संसदीय समितियां डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संसदीय अधिनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संसदीय अधिनियम से। तो इसमें पहला प्रश्न है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू हुआ था? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम तो पहली बार कौन सी सन के अंदर लागू हुआ था बताना है। तो ये लागू हुआ था 1954 के अंदर खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम की बात करें तो 1954 में अधिनियमित हुआ था और सर्वप्रथम 1 जून 1955 को ये प्रभावी हुआ था। कब हुआ था प्रभावी? 1 जून 1955 को। अधिनियमित कब हुआ था? 1954 में। और कौन सा अधिनियम है ये? खाद्य मिलावट अधिनियम। ठीक है, तो ये सारा जो टॉपिक रहेगा वो अधिनियम पर आधारित रहेगा, तो इसलिए ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध सभी दंडनीय अपराध है। सभी दंडनीय अपराध क्या है? 1955 के अधिनियम के अनुसार सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये। तो संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय है सभी दंडनीय अपराध। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। तो इसके मामले में किसके द्वारा किया जाता है अपराध का निवारण? फर्स्ट ग्रेड जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, और महानगरों के मामले में बात करें तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। ये है सभी दंडनीय अपराध जो संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय है। अगला है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है फर्स्ट ग्रेड प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध क्या है? तो ये है संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय, और संज्ञेय और असमनीय, ये दोनों इसमें सही उत्तर हो जाएंगे। संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय, संज्ञेय और असमनीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध है क्या है? तो संज्ञेय है एक तो, और एक है कारावास और जुर्माना दोनों के अंदर दंडनीय। ठीक है, कौन सा अधिनियम है ये? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा है 15(1). ठीक है, तो 15(1) के तहत है ये। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध जो है संज्ञेय होगा, और इस अधिनियम में दोषी व्यक्तियों के लिए कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। ठीक है, दोनों का प्रावधान है, कारावास का भी प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। अतः इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए और डी। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, ठीक है, किसके आधार पर करता है? अस्पृश्यता के आधार पर करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो कौन सी धारा लगेगी उस पर? अगर उसने अस्पृश्यता के आधार पर किसी को प्रवेश देने से मना कर दिया, ठीक है, अस्पताल के अंदर, अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान के अंदर, तो वो दंड का भागीदार होगा धारा 5 के अंतर। कौन सा संरक्षण अधिनियम है ये? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, और इसकी धारा है 5। इसके अंदर सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान या छात्रावास जो जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 इसके अंतर्गत क्या होगा? दंडनीय होगा। ठीक है, कौन सी धारा है ये? 1955 की धारा 5, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, और इसकी धारा है 5। नेक्स्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना
सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है। तो सामूहिक जुर्माना कब की शक्ति है, किसकी अधिरोपित करने की शक्ति है, तो ये है धारा 10 के अंतर्गत। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा है 10 के 10A और इसके अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की जो शक्ति है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन, मतलब गवर्नमेंट जो है कलेक्टिव फाइन लगा सकती है। इसकी शक्ति जो है किसके द्वारा है, उपबंधित है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और इसकी धारा है 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार बताना है, क्या है, कहाँ तक है। तो ये जो लगता है, ये लगता है पूरे भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कहाँ तक है, तो ये है पूरे भारत में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध इसका उपबंध किया गया है, तो ये धारा है 14 और इसके अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है, ऑफेंस बाय कंपनीज। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है। कंपनियों के द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो कौन उत्तरदायी होता है, तो इसके अंदर निदेशक भी रहता है, ठीक है, प्रबंधक रहता है, मैनेजर, निदेशक और सचिव, ठीक है, तीनों इसके अंदर भागीदार उत्तरदायी रहते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14(1) इसके अनुसार यदि इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी हो, ठीक है, अपराध करने वाला अगर कंपनी है तो उसका निदेशक होगा, उसका मैनेजर होगा और उसका सचिव होगा, ये सारे उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, ठीक है। तो कंपनी के लिए उत्तरदायी होते हैं ये सभी, तो इसलिए इनको जो है उत्तरदायी कंपनी के प्रति उत्तरदायी है, इस वजह से ये दंड के भागीदार होंगे। नेक्स्ट है कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध जो है अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है। तो कब न्यायालय करेगा ऐसा, धारा 12 के अंतर्गत कि अपराध जो है अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है, तो वह तब करेगा जब वह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो, ठीक है। जब कोई मामला अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित होगा तो ये उपधारणा करेगा कि कहीं ये जो है अस्पृश्यता के आधार पर तो नहीं है। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और इसकी धारा है 12, इसके अनुसार जहाँ की एक इस अधिनियम के अधीन अपराध घटित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए, वहाँ जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा, जबकि अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध जो है घटित नहीं होगा जबकि, तो इसमें सही आंसर बताना है। अभियुक्त और परिवादी जो है पीड़ित समान सामाजिक समूह के हैं, तो ये जो है अस्पृश्यता से जो अद्भुत अपराध है अगर वो घटित नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो दोनों अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो ये अस्पृश्यता वाला घटित नहीं होगा अपराध, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया जाता है। तो अगर अनुसूचित जाति का सदस्य है तो उसके संबंध में अगर किया जाता है, ठीक है, अस्पृश्यता का केस किसके अंदर लागू होता है, अनुसूचित जाति के मामले में। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा है 12 और इसके तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया जाता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद कौन से में किया गया, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 17 के अंदर है अस्पृश्यता का उन्मूलन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है, ठीक है। तो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत किया गया है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध, तो ये धारा है 14 के इसके अनुसार।
तो इसके अनुसार 14 के अनुसार क्या किया गया है, सद्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये दोनों सही है। ये तीसरा वाला गलत है। 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं है इसके अंदर, तो ये गलत है, मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये भी सही है, सती निरोध अधिनियम 1987। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में और सती निरोध अधिनियम जो है 1987 में लागू हुआ था। तो कब कब लागू हुआ था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में और सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें संविधान में नहीं किया गया है, जबकि ये किया गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था महिलाओं के लिए, तो 73वें संविधान संशोधन में नहीं करके कौन से में किया गया था, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। तो इसके आगे इनकी डेट वो दे रखी है सन। तो सुमेलित इस प्रकार से है। भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू हुआ था 1878 के अंदर। शाही पद अधिनियम लागू हुआ था 1876 के अंदर। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना था 1881 के 61 के अंदर। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम बना था 1869 के अंदर। ठीक है, तो सारे याद रखिए। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब बना था, 1878 में। शाही पद अधिनियम बना था 1876 में। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बना था 1861 में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम बना था 1869 में। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। ये भी ध्यान रखिए, ये क्योंकि घरेलू हिंसा का है। तो घरेलू हिंसा से संबंधित जो महिला संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ, 26 अक्टूबर सन 2006 में। तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली। और 26 अक्टूबर, ध्यान रखिए 26 अक्टूबर 2006 से इसको लागू किया गया। कौन सा है ये, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। सामाजिक अधिनियम कौन सा नहीं है इनमें से, मीसा, एंटी डोरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्पोरल ट्रैफिक एक्ट। तो इसमें से सामाजिक अधिनियम मीसा नहीं है। तो मीसा का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, मीसा का फुल फॉर्म क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना था। कब बना था, 1971 में। और 1977 में निरस्त कर दिया गया था इसको। ठीक है, मीसा जो है ये 1971 में तो बना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और 1977 में इसको निरस्त कर दिया। ये आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था और इसको वापस निरस्त भी कर दिया गया। तो ये एक सामाजिक अधिनियम नहीं है इस तरीके से। बाकी के जो ऑप्शन है, एंटी डोरी एक्ट हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स हुआ, प्रिवेंशन ऑफ इम्पेरल ट्रैफिक एक्ट हुआ, ये सारे क्या है, सामाजिक अधिनियम है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संदर्भ में बताना है कौन से सही नहीं है। तो इसमें कौन से सही है बताना, सॉरी। तो इसके अंदर उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार, तो ये सही है एक कथन। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, तो ये गलत है। ठीक है, और उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है, तो ये भी सही है। तो केवल इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। वर्ष 1986 के अंदर संसद के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये बनाया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कब पारित हुआ है ये भी ध्यान रखिए,
ये पारित हुआ 1986 के अंदर। और महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए संरक्षण से अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम जो बना था घरेलू हिंसा के खिलाफ, वो बना था 2006 में। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है एक तो, और उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कौन सा अधिनियम है ये? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसके लिए उसे निर्धारित फीस देनी पड़ती है। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को यह अधिकार है कि वे उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करा सके। ठीक है, तो उसको अधिकार रहता है कि वो उपभोक्ता मंच के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। नेक्स्ट है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, तो ये जो है अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? 1871 के अंदर। ठीक है, कौन सा है ये एक्ट? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है कब प्रवृत्त हुआ था? तो ये हुआ था 30 जनवरी 1990 से। ठीक है, कौन सा अधिनियम है यह? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? 30 जनवरी 1990 से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और इसको राष्ट्रपति के द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई। और यह अधिनियम बना है कब से? 30 जनवरी 1990 से। 30 जनवरी 1990 को यह प्रवृत्त हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया अत्याचार निवारण कानून? तो ये किया गया 1989 का अधिनियम था ये। 1989 के अधिनियम के अनुसार जो है ये अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया। अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें जो धाराओं की संख्या है वो कितनी है? तो 23 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त है? नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है केंद्र सरकार को। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को प्राप्त है। और इस अधिनियम की धारा है 23(1). इसके अनुसार केंद्र सरकार जो है आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। तो नियम बनाने का शक्तियाँ किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार।